हेलो स्टूडेंट्स। जैसे जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें पूछते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंशिएट करें। ठीक, तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे कि हम पिछली बार की क्लास में पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में भी और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, उन पॉइंट पर भी गौर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अगर शेप की बात करते हैं तो हम जानते थे कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड दीज आर इरेगुलर इन शेप। सो इनकी शेप क्या होती है, इनरेगुलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके क्रिस्टल्स की बात करें तो वो एक लॉन्ग रेंज तक सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस यहाँ पर पैटर्न क्या हो जाता है, आफ्टर शॉर्ट रेंज बदल जाता है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमने बोला था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो हमेशा शार्प होता है। शार्प मीन एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा जिस पर जाने के बाद जो क्रिस्टलाइंस होते हैं वो एकदम से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होते आते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प होता है। बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स वी टॉक अबाउट कि जब आप इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्टन होंगे ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर और इन्हें मोल्ड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जैसा भी हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, क्रिस्टलाइन जो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर हम क्लीवेज की बात करें और आप कोई शार्प एज टूल से इसे काटते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्प्लिट हो जाएगा पीसीस में, और जो न्यू जनरेटेड सरफेसेस होंगी वो प्लेन होंगी एंड स्मूथ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आयरन को या किसी भी मटेरियल को जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो आप उसे काटने की कोशिश करते हैं तो एकदम शाइनिंग एंड क्लियर सरफेसेस हमको मिलती हैं। ओके, और अगर हम बात करें अमोर्फस के केस में तो यहाँ पर अगर आप किसी शार्प टूल से इसे काटते हैं तब भी इसे काटने के बाद जो हमें शेप मिलेगी वो कैसी होगी, वो इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं। इवन ये थोड़ी खुरदरी होती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा चौक वगैरह तोड़ते हैं या फिर जो क्विक लाइम आता है उसकी जो पीसीस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो वो एकदम रफ से होते हैं, खुदरे खुदरे होते हैं, दानेदार। ठीक है, अगली बात करते हैं हम हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनकी जो हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो डेफिनेट रहती है, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती। द सिमिलर प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड एज लाइक द मेल्टिंग पॉइंट। क्या जैसे हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट उनका शार्प होता है, फॉर दैट जो अमॉर्फस होते थे उनका शार्प नहीं होता है, ये सॉफ्टन होते हैं। धीरे धीरे इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न के अकॉर्डिंग इनको हीट सप्लाई करते रहना पड़ती है और फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मेल्ट होते जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि इन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर पर डेफिनेट होता है कि इतनी हीट अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से अपने मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एनआइसोट्रॉपी की। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो की थी और यहाँ भी मैं एक बार बताता हूँ। एनआइसोट्रॉपी इन नेचर का मतलब होता है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्ट्रेंथ होता है और जो कंडक्टिविटी होती है, दीज ऑल द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वर नॉट सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन amorphous solid these properties similar from any of the directions because their particles are arranged for all the direction is in the similar way. Okay, here we talk about the other thing that is true solids। ये ट्रू सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है और इन ट्रू सॉलिड के केस में आप क्या देखेंगे कि जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये सॉलिड्स की एक जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, बिल्कुल सॉलिड वाली। अब बात करते हैं इनके अमॉर्फस के बारे में, तो ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। दैट्स मीन इनके अंदर एक करेक्टर होता है लाइक ए फ्लो लाइक एक लिक्विड्स। तो ये जो सॉलिड होंगे इनके करेक्टर की वजह से इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे या फिर स्यूडो सॉलिड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिलास के केस में देखा होगा, गिलास जो होता है ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, इसलिए नीचे का गिलास धीरे धीरे भारी होता जाता है। अगर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज होता है इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड देयर अरेंजमेंट इज़ शॉर्ट रेंज।
So these are the points that you have to distinguish a crystalline solid and amorphous solid on the basis of them. And the one thing that you have to keep remember that the true solids and anisotropy. एक्चुअली समटाइम क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है जो मैंने पिछले लेक्चर में की हुई है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट लाइक मैं कई बार इसे देखा है मैनी टाइम्स कि ये पेपर में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो. ओके अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अभी पढ़ी अबाउट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, उसे समझने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. ठीक है, तो हमने बात की थी मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में. तो मॉलिकुलर सॉलिड्स कौन से होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मॉलिकुलर सॉलिड्स. ओके, इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. हमने पहला पार्ट माना था नॉन पोलर सॉलिड्स, दूसरा माना था पोलर सॉलिड्स और तीसरा हमारा था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड. तो 1, 2 and the 3, these are become 3 of them. okay, in case of them what we know कि जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नॉन पोलर्स होंगे. हमने बात की थी यहाँ पर जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो नोबल गैसेस में होते हैं. तो अगर हम नोबल गैसेस की बात करें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो ये सारी गैसेस क्या होती हैं, नॉन पोलर गैसेस होती हैं. तो इन गैसेस के अंदर जो एटम्स होंगे इनके जो सॉलिड बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे. फिर बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके जैसे फॉर एग्जांपल H2O, Cl2. ठीक, दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर क्योंकि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कैसी है, एकदम सिमिलर है. दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर होती है, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि इनके पोल्स नहीं बन पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है, डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है और इसे बोलते हैं लंडन फोर्स. ऑल्सो लंडन फोर्स पाया जाता है. ठीक, ये एक्सट्रीमली लो मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका, यानी कि इनको थोड़े से टेम्परेचर्स पे क्या हो जाते हैं, ये एक्सट्रीमली मेल्ट होने लगते हैं. ठीक है, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो या तो ये गैसेस फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये पाए जाते हैं ये गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं. यहाँ पर अगर बात करें सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी के केस में ये जो होंगे सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, यानी कि पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते. पोलर सॉल्वेंट्स वी टॉक्स अबाउट दैम, अंडरस्टैंड. ओके, तो हियर वी टेक these about the non-polar molecular solids. Now we talk about their examples. These are the argon, hydrogen gas, iodine. These is carbon tetrachloride, methane and carbon dioxide. This is the iodine. Iodine actually found in solid state at room temperature. तो ये लेबोरेटरी में बड़ी आसानी से मिल जाता है. ओके, अब हम बात करने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में. तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होंगे, जैसे हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पोल्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर द पोल्स, इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ द नेगेटिव चार्ज. जैसे अगर बात मैं करूँ HCl के केस में, तो HCl में Cl जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ठीक, और अगर हम बात करें H की तो ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव. या ऑन द डिफरेंसेस अगर हम बात करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है. तो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अंडरस्टैंड. तो इसके बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे वो फोर्स होंगे डायपोल डायपोल और डायपोल इंड्यूस और डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस.
जिसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो और मॉडरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, या फिर हो सकता है तो ये सॉफ्ट की फॉर्म में पाए जाएं, जिनका सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाएं। ठीक, इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये सॉलिबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और सम ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट्स में ये आसानी से सॉलिबल होते हैं। जैसे लेबोरेटरी में HCl जो पाया जाता है वो सॉलिबल फॉर्म में पाया जाता है, H2S भी सॉलिबल फॉर्म में ही होता है। ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है लेबोरेटरी में, बट अगर आप इसको रूम टेम्परेचर से ऊपर रखते हैं या उससे पहले ही ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एयर के अंदर, डायरेक्ट ही वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम ईथर की और फिर कीटोन की, तो ये भी क्या होते हैं, लेबोरेटरी में आसानी से लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। द नेक्स्ट वन और लास्ट वन जो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके अंदर क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन लिए हुए होता है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं मॉडरेट होते हैं, इवन वी कैन से देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर मोर देन नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स और सॉलिड्स, बट इससे ज़्यादा होने की वजह कारण यही है कि इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड दीज आर सॉल्युबल इन सम ऑफ द पोलर लिक्विड्स, लाइक H2O है, तो ये क्या होता है, ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। और HF, NH3, H3OH, और लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है एसिटिक एसिड, ये सब के सब क्या होते हैं, एक किस्म के नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और इनका सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और जो इनके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। The last point that we are going to study here, that is about नेटवर्क एटम और कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आई पुट इन फ्रंट ऑफ देम, तो आप इसे स्टडी कर चुके होंगे। इन सॉलिड के केस में क्या होता है, ये मोस्ट आर वेरी हार्ड, सबलाइम और मेल्ट अ वेरी हाई टेम्परेचर, मोस्ट आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके केस में क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, और अगर आप इन्हें मेल्ट करेंगे एक हाई टेम्परेचर पर तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे, खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे बिफोर रीचिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड। इनके जो एग्जाम्पल हैं अगर हम बात करें तो पहला हो जाता है डायमंड और दूसरा वन हो जाता है ग्रेफाइट। इन केस ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है जिसका स्पेशली यूज़ लिब्रिकेंट्स में किया जाता है, और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज ए गुड कंडक्टर, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। आई ट्राई टू डिफाइन दैट इन अ वीडियो, सो ट्राई टू वॉच दैट। फिर बात करते हैं हम सिलिकॉन कार्बाइड की और सिलिकॉन ऑक्साइड की और BN कंपाउंड्स की। तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये सब के सब अंडर कोवेलेंट कंपाउंड्स आते हैं। एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स ओवर हियर इज यूज्ड द वर्ड फॉर शेयरिंग ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स हैविंग समवॉट सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इसमें स्पेशली कार्बन का रोल कुछ ज़्यादा ही होता है। कार्बन और कार्बन की साइड्स वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और जो एटम्सों की आपस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है वो भी इस तरह के कंपाउंड्स ही बना पाते हैं। अब बात करते हैं हम आयनिक के बारे में। तो आयनिक में क्या आते हैं, कैटायन और एनायन आते हैं। ये इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इसे बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स। Coulombic force also it is known as, because it is due to charges, so it is called the Coulombic force. These are hard, और जब आप इन्हें ब्रेक करेंगे तो ये ब्रिटाइल होते हैं, बिखर जाएंगे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो समहाउ वेरी हाई होते हैं। ठीक, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द
molten state or aqueous state, they works as a very good conductors. Because of their conductivity, they are used as, for example we can say, they are used in case of इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनके अगर इनको प्योर वाटर में डाल दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है। और मैनी आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जब आप इनको, मोस्ट ऑफ दैम क्या होता है, जब इनको इन सॉल्ट्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड और पोटेशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लास्ट पॉइंट जो हमने स्टडी किया था वो बात करते हैं हम मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसमें कैटायन होते हैं और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इवन एवरी मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स और सेम केस अप्लाइड ऑन देम, कि इनके केस में भी क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एबल कर देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन्हें गुड कंडक्टर बना देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे हम बोल सकते हैं हार्ड, अगर आयरन की बात करें तो आयरन हार्ड होता है, ठीक। और अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक। ये वेरी हार्ड भी होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट वेरी फ्रॉम लो टू वेरी हाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं मरकरी की तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जर्मेनियम की बात करो या फिर सीजियम की बात करो तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अराउंड अगर आप इन्हें हाथ में रख लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और फिर अगर हम बात करें ऑस्मियम की, टाइटेनियम की, प्लेटिनम की, तो ये ऐसे कंपाउंड्स के कैटेगरी में आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, ये मेल्ट होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं लस्टेरियस होते हैं। लस्टेरियस का मतलब होता है ये शाइन, यानी कि आप जब इन्हें देखेंगे, इन्हें खिसेंगे तो इनसे एक चमक नज़र आएगी, लाइक दैट। सो दीज आर लस्टेरियस, ओके। ये डक्टाइल होते हैं और मिलिएबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें पीट कर चादर बना सकते हैं और डक्टाइल आप इनसे बड़ी बड़ी वायर्स भी बना सकते हैं। ये गुड टू एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ द हीट, यानी कि हीट के गुड और एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर की जगह कोई आयरन की वायर लेकर आप यूज़ करेंगे तो तार वगैरह में आयरन वायर्स आती हैं, कॉपर वायर्स आती हैं, तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स दोस वी नो कि लगभग 90% जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मोल्डिविडेनम, सिल्वर, कैडमियम, टंगस्टन, platinum, mercury or lead. These all are the metals and used as the good conductors, and some of them are bad conductors, not that much good, but they are used after putting some of the impurities, they behave as a good conductors, but these all of them are the good conductors. Thank you very much for watching this video.